हेलो एवरीवन। आज है 4 जून 2025। तो आज की हमारी द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी। भारत ऑस्ट्रेलिया का एक संयुक्त अभियान शुरू हुआ है, उसको लेकर हम बात करेंगे। उसके बाद CAPF में IPS की नियुक्ति। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको कुछ निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिर भी ये जो नियुक्ति की जा रही है, भर्ती की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाकर की गई है। तो उसके बाद असम में एक गरसिया है, उसकी एक नई प्रजाति फाउंड की गई है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद वन बिग ब्यूटीफुल बिल जो है USA में पारित किया गया है ट्रंप के द्वारा बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ। तो आइए सबसे पहली न्यूज़ देखते हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया लॉन्च जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन अंडर सी सर्विलियंस। मतलब कि वाटर के अंदर, समुद्र के अंदर अंडर सी सर्विलियंस, समुद्र के अंदर खोज करने के लिए एक ज्वाइंट रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पनडुब्बियों और स्वायत्त पानी के नीचे के वाहन की प्रारंभिक पहचान ट्रैकिंग में सुधार के लिए एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है। ये परियोजना 3 साल की ये प्रोजेक्ट है और रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी समूह और सूचना विभाग प्रभाग और भारत के जो रक्षा अनुसंधान है विकास संगठन, नौसेना, भौतिक और समुद्री विज्ञान सभी प्रयोगशाला के बीच सहयोग से ये संचालित की जाएगी। मतलब इन सभी के बीच सहयोग होगा। उसके बाद इस योजना का उद्देश्य क्या है? टोएड एरे टारगेट मोशन एनालिसिस तकनीक का उपयोग करके, ये एक मतलब टेक्निक का नाम है टोएड एरे टारगेट मोशन एनालिसिस टेक्निक। तो समुद्री निगरानी करना, प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना है, मतलब जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं उसको, जो कि समुद्र के नीचे के जो संकेत है उसका पूरी तरह से विश्लेषण, उनकी पूरी अच्छे से स्टडी करके और शोर भ्रष्टाचार की प्रबंधित करने में मदद करता है। ये जो सहयोग है दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। हिंद प्रशांत महासागर में समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्वाड के समुद्री सुरक्षा एजेंडे का एक हिस्सा है। तो क्वाड का ये एक हिस्सा है ये प्रोजेक्ट, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी और डिटेल में, तो अग्रणी सहयोगात्मक अनुसंधान होगा ये DRDO की जो नौसेना है और महासागरीय प्रयोगशाला DSTG के जो सूचना विभाग है उसको एक साथ लेकर आना इसका एक मोटिव है। उसके बाद अनुसंधान जो टोड एरे आधारित है, सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम का उपयोग करके उन्नत लक्ष्य गति विश्लेषण क्षमताओं का विकास किया गया है। उसके बाद जो TMA में पानी के नीचे के जो लक्ष्य हैं उनकी गति का अनुमान लगाने के लिए, मतलब पानी के नीचे क्या कुछ है उनकी पूरी तरह से स्टडी करने के लिए एक जटिल ट्रैकिंग एल्गोरिदम का भी यूज़ किया जाएगा। विशेष रूप से निष्क्रिय निगरानी मोड में, जहां चुपके से और सटीकता आवश्यकता है, मतलब जहां पर जो चुपके से जाकर इसके बारे में मतलब कि पानी में जो समुद्र में खोज करनी है, तो उसके लिए एक मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि अंदर की जो हमें समुद्र के अंदर क्या कुछ चल रहा है उन गतिविधियों का पता लगाने के लिए। टोड एरे प्रौद्योगिकी मूल में क्या है? इस संयुक्त पहल का मुख्य उद्देश्य है टोड एरे सिस्टम की तैनात करना, इसको डिप्लॉय करना। हाइड्रोफोन से सुसज्जित एक लंबी रैखिक केबल जिसे पनडुब्बी या जहाज के पीछे खींचा जा सकता है। ये हाइड्रोफोन विभिन्न दिशा से ध्वनिक संकेत इकट्ठे करते हैं, फिर पानी के नीचे जो भी लक्ष्य हैं उनके द्वारा उत्सर्जित ध्वनियों का पता लगाने के लिए मदद करते हैं। उसके बाद DSTG के जो वरिष्ठ शोधकर्ता है, मतलब कि जो रिसर्चर हैं, वो डॉक्टर सजीव अरुलम पालम ने कहा है कि इस तकनीक का मतलब काफ़ी महत्व है। ध्वनि संकेत को सिग्नल प्रोसेसर के माध्यम से भेजा जाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते, ध्वनि संकेत को एक सिग्नल के माध्यम से भेजा जाएगा, जो कि समुद्री लक्ष्य को उत्सर्जित करके पानी के नीचे के जो ध्वनिक संकेत है उनकी स्टडी करेगा और फिल्टर करेगा उनको अच्छे से, और फिर जो भी नीचे इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में पता लगाएगा। उसके बाद उन्नत जलगत लड़ाकू प्रणालियाँ यूज़ की जाएंगी। शोर भरे पानी के भीतर जो वातावरण है उसके प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एल्गोरिथम का ये टेस्टिंग की जाएगी। टारगेट मोशन एनालिसिस को टोड एरे सिस्टम के साथ जोड़ा जाएगा। दोनों देशों का लक्ष्य जो है अपनी मौजूदा निगरानी, मतलब उनकी जितनी भी निगरानी है, क्षमता की विश्वसनीयता, दक्षता, अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना है।
DSTG ने सूचना विभाग प्रभाग के प्रमुख सुनील रंधावा ने अनुसंधान के व्यापक महत्व को ये रेखांकित किया है। मतलब उनके इस अनुसंधान को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हुए कहा है कि इस कार्यक्रम के परिणाम में हमारी जो समुद्री युद्ध प्रणाली है या युद्ध निगरानी है, उसके लिए भविष्य की जो एल्गोरिदम दिशा है उसको विकास देने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। मतलब जिस क्षेत्र में हम अपनी जो भी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं उस क्षेत्र की हमें पहले अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। तो इसी वजह से उनका कहना है कि अगर हम इस चीज़ की स्टडी कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से तो हमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है इन फ्यूचर। रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना, ये जो पूरी व्यवस्था की गई है, एक परियोजना है, उसमें तकनीकी जानकारी को साझा किया जाएगा। संयुक्त परीक्षण करना, एल्गोरिदम का प्रदर्शन करना या प्रदर्शन विश्लेषण करना, ये सब कुछ शामिल है। इस सहयोग से रक्षा और नवाचार क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी और भी ज़्यादा गहरी होने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए रंधावा ने कहा है कि हमें नई क्षमताओं का निर्माण करने, अधिक गति से नवाचार करने, हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड से नवाचार करना होगा, अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना होगा और नवाचार विज्ञान प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ दिमागों का उपयोग करने की ज़रूरत है। मतलब कि जो दिमाग इन चीज़ों में आगे हों हमें उनका यूज़ करना चाहिए। अब देखिए समुद्री सुरक्षा में एक कदम आगे, स्वायत्त प्रणालियों की जो तैनाती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसके साथ पानी के नीचे जो युद्ध क्षेत्र है उसकी प्रकृति विकसित होती है। निगरानी क्षमता को बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता बन जाती है। इंडो ऑस्ट्रेलियाई अनुसंधान उद्यम पानी के नीचे युद्ध में तकनीक श्रेष्ठता हासिल करने और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मतलब कि जो क्षेत्रीय की किसी भी क्षेत्र की जो समुद्री सुरक्षा उसको मजबूत किया जा सकता है। ये जो प्रोजेक्ट है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बढ़ता रक्षा सहयोग है उसको एक नया रास्ता देने के लिए बनाया गया है। भारत प्रशांत महासागर में नवाचार, क्षमता विकास, रणनीतिक संरेखण के प्रति उनकी जो भी प्रतिबद्धता है उसको दर्शाती है। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, मतलब जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसमें अंडर सी सर्विलियंस पर वो स्टडी करेंगे। इसके बाद न्यू गार्सिनिया स्पीसीज फाउंड इन असम नेम्ड आफ्टर बोटानिस्ट मदर। असम के जो मानस राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके पास गर्सिनिया जीन्स की एक नई प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम क्या है, गर्सिनिया कुसुमई रखा गया है। ये नाम जो है डॉक्टर खयानजीत गोगोई की मां कुसुम गोगोई के सम्मान में रखा गया है ये नाम। तो इस औषधि से फलदार वृक्ष की खोज को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये प्रजाति न केवल जैव विविधता को समृद्ध करती है, एक औषधीय गुण भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो नया हमें नई एक ये देख सकते हैं आप, ऐसे देखने में है, एक नई प्रजाति की खोज की गई है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा औषधि के गुण बताए जा रहे हैं। गार्सिनिया प्रजाति के जो पौधे हैं, गार्सिनिया कैम्बोजिया यानी कि मालाबार तरमिंद या कुदुमपुली भी इसे कहा जाता है, और अन्य प्रजाति जैसे कि गार्सिनिया मंगोत्साना मैंगोस्टीन में कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। मतलब इसमें जो औषधियों के गुण हैं वो पाए जाते हैं, दवाइयाँ बनाने वाले गुण। हाल ही में जो असम में खोज की गई गार्सिनिया कुसुमुई है उसके विशिष्ट गुणों पर अभी भी शोध चल रहा है। मतलब उसके और क्या क्या गुण हो सकते हैं इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या औषधीय गुण है। सबसे पहले तो वजन नियंत्रण। गार्सिनिया कैम्बोजिया में हाइड्रोक्सी सिट्रिक एसिड होता है जो कि भूख को कम करने में और वसा के निर्माण को रोकने में मदद करता है। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा दे सकता है जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है इसमें। गार्सिनिया प्रजाति विशेष रूप से जो मैंगोस्टीन है उसमें ज़ैर्थोन्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि मुक्त कणों से लड़कर कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं, सृजन को कम करते हैं। उसके बाद पाचन स्वास्थ्य। गार्सिनिया के फल पारंपरिक रूप से पाचन को बेहतर बनाने, कब्ज जैसी समस्या को दूर करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। इसका खट्टा स्वाद पाचन रसों को उत्तेजित करता है। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रभाव इसके रहेंगे। कुछ यौगिक सूजन को कम करने में, बैक्टीरिया या फंगल संक्रमण से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। उसके बाद हृदय स्वास्थ्य, मतलब दिल के लिए भी जो काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जो गार्सिनिया कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद कर सकती है।
मधुमेह प्रबंधन, जो भी इसमें यौगिक रक्त शर्करा है उसके स्तर को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है, जिससे ये मधुमेह रोगियों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होगा। पारंपरिक उपयोग क्या क्या है? भारत या दक्षिण पूर्व एशिया जब हम देखते हैं तो उसके अन्य क्षेत्रों में गार्सिनिया का उपयोग आयुर्वेद के लिए, पारंपरिक चिकित्सा, जोड़ों के दर्द, त्वचा रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से इलाज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, ट्रंप सिक्योर्स मेजर विक्ट्री एज फ्लैगशिप बिल पासिस कांग्रेस। मतलब ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल है इसको पास किया गया है ट्रंप के द्वारा, मतलब काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी के साथ। अब देखिए चर्चा में क्यों है। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने वन बिग ब्यूटीफुल बिल को अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे भारत में लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको उससे पारित किया गया है। तो ये एक बड़ी जीत है। ये जो विधेयक है 4 जुलाई 2025 को हाउस में 218-14 के करीबी अंतर से मंजूरी मिली है। अब जुलाई के जो हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए इसको भेजा गया, यहाँ पर 4 जून होगी, जुलाई नहीं 4 जून को, और जो राष्ट्रपति फाइनल इसको मतलब मंजूरी देंगे। ट्रंप इसे शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं। तो जो अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा योजना बनाई जा रही है कि उस समय जो वहाँ पर है स्वतंत्रता दिवस है 5 शुक्रवार को, तो मतलब आज की बात की जा रही है, तो इसकी योजना बनाई जा रही है। बिल की मुख्य विशेषताएं क्या क्या, इसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इसकी कर कटौती 2017 का जो टैक्स कट्स है उसको स्थायी करने के लिए $4.5 ट्रिलियन का प्रावधान किया गया। टिप्स ओवर टाइम आय पर कर छूट दी जाएगी। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट को 2000 से बढ़ाकर $2200 करना। तो ये सभी इसके विशेषताएं हैं। सीमा शुल्क और निर्वासन, जो सीमा दीवार के लिए फंडिंग है, बड़े पैमाने पर जो प्रवासी निर्वासन कार्यक्रम है या अवैध घुसपैठ है उसको रोकने के लिए भारी खर्च किया जाएगा। उसके बाद सैन्य खर्च, रक्षा बजट में $150 बिलियन की वृद्धि की गई है। विवाद और विरोध क्या, डेमोक्रेट्स ने बिल का कड़ा विरोध किया है और धनी वर्ग को फायदा पहुंचाने और मेडिकेड जैसी कल्याणकारी योजनाओं को कमज़ोर करने वाला बताया है। मतलब कुछ लोगों के द्वारा इस बिल का विरोध भी किया जा रहा है। हालांकि पीछे जब ये वन बिग ब्यूटीफुल बिल आया था तो उस समय पर भी कहीं ना कहीं जो अमेरिका वहाँ पर हलचल शुरू हो गई थी, मतलब वहाँ के लोग, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। 3 रिपब्लिकन जो सीनेटर हैं रैंड पॉल, थॉम टिलिस और सुसान कॉलिंस ने पार्टी लाइन से हटकर बिल के खिलाफ इन्होंने वोट दिया है। एलन मस्क ने इसे विनाशकारी बताया है और ये नौकरियां, भविष्य की इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एलन मस्क के द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई है। राष्ट्रीय कर्ज में $3.3 ट्रिलियन की वृद्धि की आशंका जताई गई है कि इतना ज़्यादा कर्ज जो है वो बढ़ सकता है। अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ है, द अपॉइंटमेंट्स इन CAPF कंटिन्यू डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर अगेंस्ट द मूव। मतलब कि मूव जो ये जो एक कदम उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट है। जो IPS है उनको CAPF में जो भर्ती किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में केंद्र सशस्त्र बलों पर गैर कैडर अधिकारी, विशेष रूप से जो IPS अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश दिया था, ताकि जो CAPF के जो कैंडिडेट है, जो अधिकारी, उनको उचित उनको प्रमोशन मिल सके, उनको प्रोन्नति मिल सके। तो इसी वजह से ये फैसला किया गया था। इस आदेश का उद्देश्य था कि CAPF में जो कैडर है, गैर कैडर अधिकारियों के बीच जो संतुलन है उसको बनाए रखना, क्योंकि जो कैडर अधिकारी होते हैं उनको लंबे समय से प्रमोशन में देरी हो सकती है और अवसरों की कमी की शिकायत भी आने लगी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि CAPF में जो है IPS की भर्ती नहीं की जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट जाकर इसको किया जा रहा है। CAPF कैडर अधिकारियों का ये मानना है कि गृह मंत्रालय DOPT द्वारा भर्ती नियम में संशोधन ना होने के कारण उन्हें प्रोन्नति में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। वे संगठित समूह ए सेवा यानी कि OGAS और गैर कार्यक्रम जो वित्तीय उन्नयन है उसके लाभ की मांग कर रहे हैं। IAS अधिकारियों को ये लाभ मिलते हैं, लेकिन CAPF के अधिकारियों को नहीं मिलते।
इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कई याचिकाएं और अवमानना मामले में काफ़ी ज़्यादा लंबित मतलब काफ़ी याचिकाएं दायर की जा चुकी है, हालांकि उन पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आया था उसके प्रमुख बिंदु कौन से हैं। उन्होंने कहा था कि गैर कैडर जो नियुक्ति है उन पर रोक लगाई जाएगी। गृह मंत्रालय, डीओपीटी और निर्देश दिया कि सीएपीएफ जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी या सीआईएसएफ और एसएसबी में डेपुटेशन के आधार पर आईपीएस अधिकारियों की नियुक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। ये सुनिश्चित करने के लिए था कि कैडर अधिकारियों को वरिष्ठ पद मतलब काफ़ी जो सीनियर पोस्ट होती है जैसे कि डीआईजी, आईजी और उससे ऊपर इस पर भी इनको प्रमोशन मिल सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा मोटिव था इस फैसले का। भर्ती नियमों में संशोधन करना, कोर्ट ने सरकार को सीएपीएफ के जो भी भर्ती नियम है, रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं, उसमें अमेंडमेंट करने का आदेश दिया था ताकि कैडर और गैर कैडर अधिकारियों के बीच जो प्रमोशन या प्रोन्नति है उसमें संतुलन बनाया जाए। उसके अलावा गैर अधिकारी जो होते हैं उनको संगठित करना, ए सेवा में OGAS और गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन जैसे लाभ दिए जाएंगे जो कि IAS और IPS अधिकारियों को मिलते हैं। तो ऐसे लाभ देना भी एक मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। कैडर अधिकारियों के अधिकार, आदेश में ये कहा गया था कि मूल कैडर के जो अधिकारी होते हैं, जो बल देते हैं, लंबे समय तक सेवा दे रहे हैं या उनके मतलब वहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, उनको जो भी प्रमोशन होती है उसमें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ये इसलिए था क्योंकि IPS अधिकारियों को डेपुटेशन पर लाकर उच्च पदों पर नियुक्त किया जा रहा था। मतलब कि जो IPS अधिकारी या IAS अधिकारी थे उनको डायरेक्ट ही बड़ी पोस्ट पर रखा जा रहा था, लेकिन उससे पहले जो भी होते हैं कि जो मतलब जो कैडर के अधिकारी होते हैं, CAPF के अधिकारी, तो उनको प्रमोशन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया क्यों था, तब CAPF कैडर अधिकारियों द्वारा दायर याचिका ये दायर की गई थी जिन्होंने ये कहा था कि IPS अधिकारियों को डेपुटेशन नीति उनके जो करियर है उसकी प्रगति को बाधित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये नीति अन्यायपूर्ण है, कैडर अधिकारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मतलब जो इतने लंबे समय से यहाँ पर सर्विस कर रहा है उसको प्रमोशन ना देकर आप किसी डायरेक्ट पर्सन जैसे IPS, IAS को प्रमोशन देते हो या उसको उस पोस्ट पर आप अपॉइंट कर देते हो, लेकिन उसके बाद क्या होगा कि लोगों में भी आपसी जो गुस्सा है वो बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो मिलते हैं हम अपनी कल की न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।